नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लास 12th वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, और वहीं आज के इस लेक्चर में उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब इस टॉपिक को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, इस पर हमने पहले ही एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, जो कि इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, यानी हाइगेन्स प्रिंसिपल को पढ़िए, तब जाके आप इस लेक्चर को देखने या इस टॉपिक को समझने यहां पर आइए, तब जाके आपको यह समझ में आएगा। और मुझे आप सब पर विश्वास है, आप सब मेहनती बच्चे हो, आप वो पढ़कर ही यहां पर पहुंचे होंगे, सीधे यहां पर नहीं टपके होंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, अगेन प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई लाइट रे या लाइट, सिंपल लाइट की बात करें तो सिंपल लाइट बोल रहा हूं, मैं लाइट रे नहीं बोल रहा हूं, अभी सिंपल लाइट बोल रहा हूं। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को गवर्न करने के लिए हमारे पास दो लॉ होते हैं, जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जिसमें पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, वो तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ये क्या है, पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, यहां पर आई क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन आर, यहां पर आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, जो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर होता है। और ये जो मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। और यही हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। यानी आज हमें इसी को प्रूफ करना है, जो पहला लॉ है उसे भी प्रूफ करना है। अगर यहीं पर सवाल इस तरह से आए, प्रूफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, यानी वो इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को प्रूफ करने को बोल रहा है, किसकी हेल्प से, हाइगेन्स प्रिंसिपल की हेल्प से। चलो भाई, अब फटाफट से क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले दो मीडियम चाहिए। मान लिया मेरे पास दो मीडियम है और उन दो मीडियम को एक इंटरफेस अलग कर रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्केल की सहायता ले लेता हूँ। आप भी डायग्राम बड़े ध्यानपूर्वक बनाइए, क्योंकि आपने अगर कल का लेक्चर देखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डायग्राम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। मैंने अज्यूम कर लिया, ये मेरे पास एक प्लेन है, एक इंटरफेस है, इसको मैंने पी क्यू नाम दे दिया। ये पी क्यू क्या है भाई, एक इंटरफेस है, ये दो मीडियम को अलग कर रहा है। यहां पर इसके ऊपर अलग मीडियम है, इसके नीचे अलग मीडियम है। मान लिया ये जो मेरे पास मीडियम है, ये मीडियम 1 है। ये कौन सा मीडियम है भाई, मीडियम 1 है। और जो मीडियम नीचे है वो मेरे पास मीडियम 2 है। अब अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। मैंने अज्यूम कर लिया इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है और इस मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है। साथ ही साथ मैंने ये भी अज्यूम कर लिया कि इस मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है और इस मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा क्या है भाई, n2 है। अब अज्यूम कर लो कि जिस सोर्स से लाइट आ रही है वो सोर्स इस इंटरफेस से बहुत दूर है। तो जब वहां से लाइट आएगी तो जो वहां से वेव फ्रंट आ रहा होगा वो किस शेप का होगा। अब लाइट सोर्स अगर बहुत दूर है, यहां से बहुत दूर पर है, तो इसका मतलब वहां से जो भी वेव फ्रंट आ रहा होगा वो कौन सा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ये हमने कल ही डिस्कस किया है, बोल सकते हैं परसों डिस्कस किया है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से इंसिडेंट हुआ। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एक प्लेन वेव फ्रंट इस पॉइंट पर इस तरह से इंसिडेंट हुआ। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट है। ये क्या है, ऐसे एक प्लेन वेव फ्रंट है। आप तो कह रहे हो ये लाइन है, भाई ये लाइन नहीं है, ये पूरा वेव फ्रंट है। समझाता हूँ कैसे है। मैंने मान लिया ये एक प्लेन है,
ये एक प्लेन है इस तरह से। अब ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, यहाँ से देखो ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है और इस इंटरफेस पर इस तरह से इंसिडेंट हुआ, और जब ये इस तरह से इंसिडेंट होगा तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, इसका ये वाला पोर्शन दिखेगा, इसलिए आपको यहाँ पर सिंपल ये लाइन देखने को मिल रही है। एक्चुअल में ये क्या है, ऐसे एक प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है बात इतनी, ओके। मैंने इसको एक नाम दे दिया, दिस वेव फ्रंट इज ए बी। जो ये वेव फ्रंट है मेरे पास, इसका नाम क्या है भाई, ए बी है। अगर मैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स से सोचूं तो जो रे यहाँ से आ रही होंगी वो एक तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, साथ ही साथ वो रे इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर भी होंगी, बिकॉज लाइट रे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो यहाँ से इस तरह से एक लाइट रे इस तरह से आई जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी ध्यान रखना आपको। वो कैसे होगी भाई, इस पर इस तरह से परपेंडिकुलर होगी। तो लाइट ऐसे आई जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का है। दूसरी लाइट होगी वो इसके पैरेलल होगी और वो भी क्या होगी, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। तो ये मेरे पास एक दूसरी लाइट है जो अगेन इसके परपेंडिकुलर है, और ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो हियर वी हैव ए नॉर्मल, इसको मैंने क्या बोल दिया, एम एन बोल दिया। तो जो एम एन है वो क्या है, एक नॉर्मल है, कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, तो ये मेरे पास एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। और ये जो वेव फ्रंट है, ये कौन सा वेव फ्रंट है भाई, ए बी वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो लिखते भी चलते हैं यहाँ पर, जो मेरे पास ए बी है ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो दिस इज ओवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और जो मेरे पास एंगल आई है, या उससे पहले जो मेरे पास एम एन है, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। जो एम एन है वो क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। और एंगल आई क्या है भाई, इंसिडेंट एंगल है या एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब कहानी समझना बात आगे, हमें क्या लगाना है यहाँ पर, हाइगेंस प्रिंसिपल लगाना है। ये जो मेरे पास पॉइंट ए है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट जूम कर लिया, दिस इज पॉइंट ए। अब ये जो पॉइंट ए है जस्ट इस इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, किसी भी वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं, और वहां से जो नई लाइट निकलती है या नई वेव निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। नाउ दिस पॉइंट ए एक्ट लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ से जो वेव निकलेगी या सेकेंडरी वेव निकलेगी या नई जो लाइट निकलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होंगी भाई, इस तरह से, अब ये पॉइंट सोर्स है तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे वो किस शेप की होंगी, ऐसे स्फेरिकल शेप की होंगी। तो यहाँ से मेरे पास इस तरह से क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकलेंगी। समझ रहे हो बात आप, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकल रही होंगी। अब बात यह है कि उन सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड होगी क्या। हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि उन सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड वही होगी जो इस मीडियम में या इस मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है। और इस मीडियम 2 में मैंने अज्यूम कर रखा है पहले ही, लाइट की स्पीड कितनी है भाई, v2 है। तो यानी यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकल रही हैं इस तरह से, उन सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड कितनी होगी, v2 होगी। अब यहां पर जरा समझना, अभी तक ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट यहां पर इंसिडेंट नहीं हो रखा है, इसका सिर्फ एक पॉइंट इंसिडेंट हुआ। तो होगा क्या, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये जो रे यहां से आ रही थी ये ऐसे आगे बढ़ेगी। जरा समझना, इस बी पॉइंट से माना रे ऐसे आगे बढ़ी, इस तरह से रे आगे बढ़ेगी, माना बी से रे आगे निकल कहां पहुंच गई भाई, इस पॉइंट 1 पर पहुंच गई। जितने टाइम पर ये रे इस बी से कहां पहुंची, इस पॉइंट 1 तक पहुंची, उतने ही टाइम पर यहां से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स मैंने मान लिया कहां तक पहुंच गई भाई, कहीं यहां तक पहुंच गई। तो ऐसा तो कुछ हुआ होगा, कहीं कुछ इस तरह से मुझे यहां पर सेकेंडरी वेवलेट्स देखने को मिली। कब, जितने टाइम में ये जो लाइट रे है बी पॉइंट से, ये लाइट रे बी पॉइंट से कहां तक पहुंची, पॉइंट 1 तक पहुंची। जैसे ही इस रे ने यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट किया,
उसी टाइम पर सेकेंडरी वेवलेट्स ने यहाँ से बाहर की ओर आना स्टार्ट किया, ऐसे स्प्रेड होना स्टार्ट किया। अब जितने टाइम में ये रे B से पॉइंट 1 तक पहुंची, मैंने मान लिया उतने टाइम में ये जो मेरे पास सेकेंडरी वेवलेट्स है ये कहाँ पहुंच गया, कहीं यहाँ पहुंच गया, इस टाइप का उसका शेप हो गया। ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आगे बढ़ेगा और इस तरह से मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ टाइम और आगे भी बढ़ा, मान लिया ये रे कहाँ पहुँच गई भाई, इस पॉइंट 1 से थोड़ा सा और आगे बढ़ गई और कहाँ तक पहुँची, लेट अस से इस पॉइंट 2 तक पहुँच गई। कहाँ तक पहुँच गई भाई, इस पॉइंट 2 तक जब रे पहुँची, ये जो वेवलेट्स है सेकेंडरी वेवलेट्स, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया होगा, थोड़ा सा और आगे की ओर स्प्रेड हो गया होगा। मान लिया अब जो सेकेंडरी वेवलेट्स है मुझे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स है अब मुझे वो कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ा, मान लिया ये जो मेरे पास लाइट रे यहाँ से आ रही थी, यानी जो वेव फ्रंट का ये पॉइंट B है, ये कहाँ पहुँच गया भाई, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो गया। कहाँ पर, इस इंटरफेस पर। लेट अस से दिस पॉइंट इज A'। इस पॉइंट को मैंने कितना बोल दिया, A' बोल दिया। तो इतने टाइम में, जितने टाइम में ये जो पॉइंट B है इस 2 से कहाँ तक पहुँचा, A' तक पहुँचा, मैंने मान लिया उतने टाइम में जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो कहाँ पहुँच गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया उसका शेप, कुछ इस टाइप का शेप मुझे उस सेकेंडरी वेवलेट्स का देखने को मिला। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, आंसर है हाँ जी, बोल सकता हूँ। यानी जितने टाइम में ये पॉइंट B यहाँ से कहाँ पहुँचा, इस A पॉइंट तक पहुँचा, यहाँ बोलते हैं A' तक पहुँचा, उतने टाइम में यहाँ से निकलने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स इस पॉइंट से कहाँ पहुँच गया, इधर तक पहुँच गया। लेकिन ध्यान देना बात को कि यहाँ पर जो ये पॉइंट चल रहा था आगे की ओर, इसकी स्पीड कितनी है, v1 है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे की ओर बढ़ रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, v1 है, सॉरी v2 है। इसकी स्पीड कितनी है, v1 है। इसकी स्पीड कितनी है सेकेंडरी वेवलेट्स की, v2 है। बिकॉज बोथ आर डिफरेंट मीडियम, दोनों मीडियम क्या हैं, अलग अलग हैं, और अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अब जैसे ये B पॉइंट इस पॉइंट A' पर पहुंचेगा, अगेन दिस A' इज ए पार्ट ऑफ secondary wavelets, sorry this A' is a part of this wave front, because यही B पॉइंट तो कहाँ पहुँचा है, इस पॉइंट तक पहुँचा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट A' है वो किसका पार्ट है, इस वेव फ्रंट का पार्ट है। तो इसका मतलब दिस पॉइंट A' इज एक्ट लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट, और उसी टाइम पर यहाँ से जस्ट एक सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर की ओर निकल रहा होगा। लेट अस से इन दिस वे, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये सेकेंडरी वेवलेट्स जस्ट बाहर को निकल रहा है। अभी पूरा ऐसे निकला नहीं, आपको दिखेगा नहीं निकला हुआ, जस्ट निकल रहा है, बिकॉज यहाँ पर जस्ट ये पॉइंट A' यहाँ पर रीच किया हुआ है, या बोल सकते हैं ये B पॉइंट जस्ट यहाँ पर रीच किया, जिस समय ये सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँचा। तो यहाँ मुझे जस्ट क्या दिखेगा, इस तरह से एक सेकेंडरी वेवलेट्स दिखेगा जो जस्ट बाहर को निकलने वाला होगा, अभी पूरी तरह से निकला नहीं होगा, बिकॉज उस पर्टिकुलर मोमेंट पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिस मोमेंट पर ये B पॉइंट यहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचा है, इस A' तक पहुँचा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब मुझे ये बताना है कि अगर इस B पॉइंट को यहाँ A' तक पहुँचने में T टाइम लगा, और इस सेकेंडरी वेवलेट्स को यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी T टाइम लगा, नाउ T टाइम के बाद जो मेरे पास नया वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, जो T टाइम के पास बाद मेरे पास जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनका इन्वेलप खींच दो। तो T टाइम के बाद एक सेकेंडरी वेवलेट्स ये है और एक यहाँ पर जस्ट बाहर को निकला हुआ है, तो इन दोनों के क्या खींच देंगे, ऐसे इन्वेलप, या बोलते हैं टेंजेंट खींच दो ऐसे करके। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर कुछ इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो कर दो ड्रॉ। तो इस तरह से एक प्रिसाइजली एक टेंजेंट मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया ड्रॉ। तो दिस इज टेंजेंट, दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने किस पर, इस सेकेंडरी वेवलेट्स पर। तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया भाई, B' बोल दिया। नाउ दिस A' B' इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और वी कैन से वेव फ्रंट आफ्टर टाइम T, बिकॉज T टाइम के बाद पूरा का पूरा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था वो कहाँ पहुंच गया भाई, यहाँ पहुंच गया, या बोल सकते हैं रिफ्रैक्ट हो गया। तो दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये कौन सा वेव फ्रंट है, A' B' हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। अगर मैं यहाँ पर रे को देखूँ तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे हो जाएगी, इस पर इस तरह से नॉर्मल हो जाएगी। तो दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे,
ये हमारे पास कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे बनाना चाहूँ तो इसी के पैरेलल होगी वो, तो इसको ऐसे आगे ले जाऊँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इस तरह से रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट ए प्राइम पर इस तरह से दिखेगी आपको, जो कि क्या होगी, इसके यहाँ पर नॉर्मल होगी। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, यहाँ बोलते हैं इसके पैरेलल होगी। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल क्या होगा बताओ भाई, ये एंगल क्या होगा मेरे पास, दिस एंगल विल बी आर, ये एंगल क्या होगा मेरा, आर होगा। अगर आपको ये ज्योमेट्री समझ में आ गई कि कैसे मैंने यहाँ पर सब कुछ किया, कि कैसे मेरे पास जो ए बी है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और जो ए प्राइम बी प्राइम है ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। मैं यहाँ पर लिख भी दो, जो ए प्राइम बी प्राइम है वो मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। नाउ अब हम आ गए हैं कहाँ पर, उस घड़ी, वो घड़ी समीप आ गई है जब हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ करने जा रहे हैं। जरा ध्यान समझना, ए बी मेरे पास क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए प्राइम बी प्राइम क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ए एम क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से, ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन, तीन की तीन कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। यही तो हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि नहीं है, आंसर है हाँ जी है, तो हो गया प्रूफ। तो आप लिख दो यहाँ पर एक लाइन लिख दो कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए प्राइम बी प्राइम एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एम एन, ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन, ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों कहाँ हैं, सेम प्लेन पी क्यू में लाई कर रहे हैं। इट मीन दिस प्रूव दैट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर रे के बारे में बात कर रहे थे, वहां इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे थी। जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तब यहां मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, बस इतना सा अंतर है। और ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ हो गया है। अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की ओर। उसके लिए हमें इस ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत और यहाँ पर कुछ टर्म ऐड करने होंगे या कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एक चीज हमने कल डिस्कस की थी, एक थ्योरम हमने डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब अगर मैं क्या करूं, एक नॉर्मल इस लाइन में ड्रॉ कर दूं और एक नॉर्मल ऐसे इस लाइन में ड्रॉ कर दूं, एक नॉर्मल ये है एक नॉर्मल ये है, तब ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरम में बहुत बार क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, कल भी हमने ये पढ़ा था। अब इसी चीज का यूज करते हुए इधर आओ, देखो जरा, ये जो एम एन है वो इस पर नॉर्मल है, इस पी क्यू प्लेन पर नॉर्मल है या इस इंटरफेस पर नॉर्मल है, और ये जो लाइट रे है ये इस ए बी पर नॉर्मल है, और इस नॉर्मल और इस लाइट रे के बीच का एंगल आई है। इसका मतलब इस ए बी और इस इंटरफेस के बीच का एंगल भी कितना होगा भाई, आई होगा, ठीक। अब ऐसे यहाँ आओ भाई, देखो ये मेरे पास नॉर्मल है जो कि पी क्यू पर नॉर्मल है, ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे है जो कि इस वेव फ्रंट ए प्राइम बी प्राइम पर नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लेन और इस वेव फ्रंट ए प्राइम बी प्राइम के बीच का, सॉरी ये एंगल कितना है, आर है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास पी क्यू है और ये मेरे पास जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए प्राइम बी प्राइम है, ये एंगल भी कितना होगा, आर होगा। दोबारा सुनो, ये मेरे पास नॉर्मल है जो कि पी क्यू पर नॉर्मल है, ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे है जो कि इस ए प्राइम बी प्राइम पर नॉर्मल है। इस नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पी क्यू और इस ए प्राइम बी प्राइम के बीच का एंगल भी कितना होगा, आर होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है, हाँ जी होगा। अब ये रे है, ये वेव फ्रंट है, तो दिस विल बी अवर 90 डिग्री, ये रे है, ये वेव फ्रंट है, तो दिस विल बी अवर 90 डिग्री। तो यहाँ मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पर क्या देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ए प्राइम है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, क्या, ट्रायंगल ए बी प्राइम ए प्राइम है कि नहीं है, ए बी प्राइम ए प्राइम। मेरे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब मैं दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ। तो लगाओ भाई, इस ट्रायंगल अगर देखो, अगर साइन आई निकालो यहाँ से,
तो साइन आई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी ए प्राइम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो कितना हो जाएगा, ए प्राइम। ए प्राइम क्या है, हाइपोटेनियस, बिकॉज ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर, सॉरी, तो ये क्या बचा हमारा, हाइपोटेनस बच गया। तो साइन आई इक्वल टू कितना आ गया, बी ए प्राइम अपॉन ए प्राइम। ऐसे अगर मैं यहाँ निकालूं, इस पर क्या निकाल दूं, यहाँ से मैं यहाँ से साइन आर निकाल दूं, तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ए बी प्राइम, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ए बी प्राइम है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है अगेन मेरे पास, ये चीज़, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ ए प्राइम आ जाएगा। ठीक, अब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, तो यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर निकाल दो, तो दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ गया देखो, बी ए प्राइम अपॉन ए प्राइम, अपॉन में कितना आ गया देखो, ये ए बी प्राइम, और अपॉन कितना आ गया, ए प्राइम आ गया। ए प्राइम से ए प्राइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी ए प्राइम, क्या हो जाएगा, बी ए प्राइम, और अपॉन में कितना आ गया, ये ए बी प्राइम आ गया। ठीक है, अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी कि बी ए प्राइम क्या होगा और ए बी प्राइम क्या होगा। देखो जरा, बी ए प्राइम यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, जब ये पॉइंट बी से ए प्राइम तक पहुंचा, उसकी स्पीड कितनी है, v1 है, और उसको टाइम कितना लगा, t लगा, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 इंटू टी। तो यहां से मेरे पास बी ए प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, v1 इंटू टी आ गया, और अपॉन ए बी प्राइम यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। अब इस सेकेंडरी वेवलेट्स को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी ही टाइम लगा। जितने टाइम में बी पॉइंट यहां पहुंचा, उतने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से यहां पहुंचा। इसका मतलब टाइम दोनों के लिए सेम है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, v2 है। तो ए बी प्राइम ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये लेंथ हो जाएगी कितनी, v2 इंटू टी। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, v2 इंटू टी आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ए बी प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, v2 इंटू टी आ गया। तो इस t से ये t कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, v1 अपॉन v2 आ गया। और हमने पढ़ा हुआ है, ये भी क्या होता है भाई, हमारा स्नेल्स लॉ ही होता है। हम यहीं पर कह सकते हैं भाई हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन हमको आदत है किसके टर्म में लिखने की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखने की। तो लिख दो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। कैसे लिखोगे आप, देखो एक फॉर्मूला आपने डिस्कस कर रखा है क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। ठीक है, नाउ सिंस वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से क्या डिफाइन करूँ, n1 डिफाइन करूँ तो c अपॉन v1 आ जाएगा, एंड अगर मैं यहाँ से n2 डिफाइन करूँ तो c अपॉन v2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ, n2 अपॉन n1 निकालूँ, क्या निकालूँ भाई, n2 अपॉन n1 निकालूँ, n2 अपॉन n1। तो यहाँ से n2 की वैल्यू कितनी है, c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, v1 अपॉन v2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में v1 अपॉन v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n2 अपॉन n1। तो यहाँ से मेरे पास साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू कितना आ गया, n2 अपॉन n1 आ गया। और यही तो मेरा क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है, n2 अपॉन n1। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। प्रूफ हो गया भाई, प्रूफ हो गया हो गया ना, प्रूफ हो गया। ठीक, n2 अपॉन n1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, तो दिस इज अवर स्नेल्स लॉ, हेंस प्रूफ, HP लिख सकते हो आप। ठीक है भाई, कोई और फॉर्म भी होते हैं इसके, हाँ होते हैं, लैम्डा के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में। वी नो दैट कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है।
लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मान लिया यहाँ वेवलेंथ λ1 है, यहाँ वेवलेंथ λ2 है। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू होगी। हमने रिलेशन पढ़ा है, क्या रिलेशन पढ़ा है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी होता है, जहाँ t क्या है, टाइम पीरियड है। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई टी आ जाएगा। और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज लैम्डा इंटू न्यू आ जाएगा। तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू आ गया, सॉरी v इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा इंटू न्यू आ गया। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ भाई, v1 निकालूँ, तो v1 इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू न्यू, और v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 इंटू न्यू, बिकॉज फ्रीक्वेंसी दोनों जगह क्या होगी, सेम होगी। अब एक काम करो, ये दोनों वैल्यू उठाओ, v1 और v2 की इधर रखो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देखो इसको मिटाऊँ मैं, इसी इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो कैसे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 को जो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा 1 इंटू न्यू, लैम्डा 2 इंटू न्यू, न्यू से न्यू कैंसिल, दिस इज अवर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आ गया। तो अगर मैं इसको साथ साथ लिखूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। देखो इन चारों में से मैं कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता हूँ न्यूमेरिकल्स में। ये कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, इन दो का कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, इन दो का हो सकता है, या इन दो का हो सकता है। कोई भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, यानी उतने टाइप से यहाँ पर न्यूमेरिकल हमसे पूछे जा सकते हैं। अब किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल आप मुझे एक बात बताओ, कंफर्मेशन करो कि भाई ये चीज़ आपको समझ में आ रखी है। डायग्राम ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर डायग्राम समझ में आ गया कि कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है, सब आसान है उसके बाद, ठीक है। बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमने यहाँ पर क्या लगाना है, हाइगेंस प्रिंसिपल लगाना है। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये जो लाइट होंगी वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी, और ये जो थ्योरम हमने यहाँ पर लगाई है, या जो मैथमेटिकल टूल हमने यहाँ पर यूज किया, ये आप सबको पता होना चाहिए, और पता होगा भी क्योंकि हम पहली बार तो इसको लगा रहे नहीं, बहुत बार हमने ये यूज किया है, ठीक। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। अब फटाफट क्या करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप थोड़ा सा इसके हैबिचुअल हो जाओ, और ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते भी हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, न्यू इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई दिस इज 600 इंटू 10 की पावर 8 प्लस कितना आ गया ऊपर आके 9 आ जाएगा, ये 17 हो गया। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 6, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ ऊपर, और इंटू कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 17 आ जाएगा, और 17 में से 2 का कितना होता है, 15 होता है। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 6 एंड इंटू 10 की पावर कितना आ गया, ये 15 आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.5, 6×5 होता है, और इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। थोड़ा सा और अच्छे से लिखोगे तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर में फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी है। अब जो एयर में होगी वही तो कहाँ होगी, ग्लास में भी होगी। तो फ्रीक्वेंसी इन ग्लास, इसका आंसर तो आ गया भाई, वो कितनी है मेरे पास, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर निकल गया। अब बारी किसकी है भाई, वेवलेंथ की बारी है। अब कैसे वेवलेंथ निकालेंगे जरा समझेंगे। यहाँ पर वेवलेंथ निकालने से पहले एक काम कर रहा हूँ, मैं स्पीड निकाल दे रहा हूँ। अगर स्पीड निकल गई तो वेवलेंथ निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो स्पीड कैसे निकलेगी भाई, देखो जरा, एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम n इक्वल टू कितना होता है, c/v के बराबर होता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी इक्वल टू c/n आ जाएगा। c कितना है मेरे पास, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन n कितना है भाई, n है मेरे पास कितना 1.5, ये कट गया 30 हो गया, 15 दूना 30 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये आंसर निकल गया मेरा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। अब वेवलेंथ निकालनी है हमको, तो वेवलेंथ कैसे निकलेगी समझेंगे जरा यहाँ पर। अब
हमने एक चीज़ पढ़ी है थोड़ी देर पहले, क्या V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या होता है, λ1 अपॉन λ2 होता है। इस केस में जो मेरे पास V1 है वो किसके बराबर है भाई, C के बराबर है। जो V2 है वो अभी हमने निकाला कितना है, 2 × 10⁸ के बराबर है। एंड दिस इज इक्वल टू λ1 मेरे को दे रखा है कितना, 600 नैनोमीटर दे रखा है, 600 नैनोमीटर यानी 600 नैनोमीटर ऐसे लिख दो। और अपॉन में कितना आ गया ये मेरे पास दे रखा है क्या, हाँ लैम्डा निकालना है, λ2 मुझे निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कहाँ, ग्लास में। ये λg बोलो या λ2 बोलो एक ही बात हुई। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू पुट करो, कितनी होती है 3 × 10⁸ अपॉन दिस इज 2 × 10⁸ एंड दिस इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। और अपॉन में कितना आ गया, λ2 आ गया। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो λ2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 2 / 3 × 600 नैनोमीटर। ठीक है, 3 दूना हो जाएगा ये, तो ये लगभग कितना आ रहा है, 400 आ जा रहा है, लगभग नहीं एग्जैक्ट 400 नैनोमीटर। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया भाई, λ2 निकल के आ गया। तो λ2 इक्वल टू कितना आ गया, 400 नैनोमीटर। तो दिस इज अवर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या देख रहा है, देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तभी मैंने यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ मेरे पास, क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज दिस, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो एक चीज़ हमको दे रखी है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये दे रखा है मेरे को कितना 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दे रखा है मेरे को कितना 1.3। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये दे रखा है मेरे को कितना 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और मुझे निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा, ये मुझे निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, देखो एक चीज़ हमने थोड़ी देर में डिस्कस की, क्या था वो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 था। दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या होता है, N2 अपॉन N1 होता है। अब यहाँ मेरे पास V1 को मान लो कितना, Vg मान लो, और V2 को मान लो कितना, Vw, यानी जो सेकंड मीडियम है वाटर बोल दिया, पहला मीडियम क्या है ग्लास बोल दिया। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा NW अपॉन N ग्लास हो जाएगा। अब जो चीज़ देखिए रख दो फटाफट, Ng जो मुझे निकालना है अपॉन NW, सॉरी Vg मेरे को निकालना है, Vw कितना दे रखा है मेरे को 2.25 × 10⁸ ये गिवन है। एंड दिस इज इक्वल टू Nw कितना है मेरे पास 1.3 अपॉन Ng कितना है 1.5। इससे ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Vg इक्वल टू कितना आ गया 13 / 15 एंड इंटू 2.25 एंड इंटू कितना आ गया ये 10⁸, ऐसा कुछ आया, हाँ जी आ गया। ठीक है, एक काम करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 1.5 × 1.5 निकालूँ तो कितना आता है आंसर, 15 का स्क्वायर 225। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो एक काम करो, पॉइंट रहने दो। ठीक है, तो इससे ये कट गया कितनी बार, 1.5 बार। ठीक, तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया ये 1.3 × 1.5 × 10⁸। अब फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, 1.3 × 1.5, 5 × 15 की 5, हासिल लगो 1, 5 × 5 और 1 6, ये 3 और 1, कितना आ गया ये 5 9 1 पॉइंट। तो दिस इज 1.95 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये क्या निकल के आई हमारी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकल के आई। तो ये मेरे पास क्या है भाई, आंसर है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, यानी इन्हीं फॉर्मूलाज को जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं आपको घुमा फिरा के लगाने आने चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो फिर
कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।